आज हम यूजीसी नेट पेपर वन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भाई, हायर एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने जो पेपर वन का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था, और उसमें डिस्कस किया था कि भाई हायर एजुकेशन के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट और कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब टॉपिक पूछे जाते हैं। देखिए, जो हायर एजुकेशन, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं भाई हायर एजुकेशन का क्या मतलब है। हायर एजुकेशन का मतलब है कि अगर हम हमारे इंडिया के रेफरेंस में बात करें कि भाई हम भारत के अंदर हायर एजुकेशन से क्या समझते हैं, तो इसका मतलब है कि जो थर्ड लेवल, टर्सरी लेवल की जो एजुकेशन, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड की जाती है, उसे बोलते हैं भाई हायर एजुकेशन। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक हम बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन, और जो 6 से 12th तक बोलते हैं हम उसको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। जैसे जो 10th तक होता है सेकेंडरी, और जो 11th 12th सीनियर सेकेंडरी, तो वो सेकंड लेवल होता है हमारी एजुकेशन का। और जो तीसरा लेवल होता है भाई, वो होता है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो एजुकेशन होते हैं। सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि उस चीज़ को हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। तो अब हायर एजुकेशन के जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में है, कि जो हमारा एंसाइंट टाइम था, जो हमारा प्राचीन, जो हम जैसे सुनते हैं कि भाई पुराने समय में जो हमारी एजुकेशन थी वो गुरुकुलों में होती थी। तो उस समय एजुकेशन के अंदर जो हायर एजुकेशन में किस किस तरीके से एजुकेशन थी, क्या सिलेबस था, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे। तो हम लोगों ने सुना होगा तक्षशिला, नालंदा, जो हमारे इंस्टीट्यूट थे भाई, जहाँ पर विदेशों से भी लोग पढ़ाई करने के लिए आते थे। तो उस समय एजुकेशन का क्या सिस्टम था, कौन कौन से, किस तरीके की वहाँ पढ़ाई होती थी, मीडियम कौन सा होता था, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम उस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कि जो हम आज के टाइम में जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, कि जो अंग्रेज़ों के आने के बाद जो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, और वो किस किस तरीके से आगे बढ़ा, और जो आज़ादी के बाद हमने उसमें कौन कौन सी रिसर्च की, कौन कौन से सुधार किए। तो ये जो मॉडर्न जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो कब से स्टार्ट होकर आज तक हमने उसमें कौन कौन सी रिसर्च और प्रोग्रेस की है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, और इस टॉपिक को हम आसान बनाने के लिए 2 भागों में बाँट सकते हैं, कि भई जो हायर एजुकेशन है, एक तो आज़ादी से पहले की, जो जिसमें हम अंग्रेज़ों के अंडर जिस चीज़ का इवोल्यूशन हुआ। दूसरी हम समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद की, ठीक है? तो हम इसे 2 पार्ट के अंदर बाँट सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, और दूसरा हम इसका पार्ट मान सकते हैं कि वे आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज की जो क्लास में है हम डिस्कस करने वाले हैं कि वे आज़ादी से पहले किस तरीके से हायर एजुकेशन की शुरुआत हुई। तो जो प्री इंडिपेंडेंस का जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या जो भी मतलब हम कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया था और 1947 में आज़ाद हुए थे। तो उसकी शुरुआत किस-किस तरीके से हुई, हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझते हैं, कि भाई इंडिया के अंदर बिज़नेस करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब इन लोगों ने देखा यहाँ की पॉलिटिकल जो सिचुएशन देखी, तो उन्होंने उसके बाद धीरे-धीरे क्या कर लिया, कि इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ब्रिट एक सबसे पहले जो रूल किया जाता था भाई, वो जो ब्रिटिश था, ब्रिटेन था, उसके द्वारा डायरेक्ट नहीं किया जाता था। सबसे पहले एक कंपनी हमारे ऊपर रूल करती थी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको भी हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, कि जैसे 1947 में हम आज़ाद हुए, तो 1947 से पहले 1857 से पहले इंडिया के ऊपर जो राज किया करती थी, वो करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे हमारे ये प्राइवेट कंपनी होती है ना, रिलायंस है, और जो कंपनियाँ प्राइवेट कंपनियाँ हैं, इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी थी भाई।
और जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद जो ब्रिटेन था, उन्होंने क्या किया, इस कंपनी को हटाकर जो रूल था वो डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद हमारे ऊपर जो रूल था वो था ब्रिटिश क्राउन का। तो सबसे पहले हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना थी वो थी 1757 का जो प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद उसके बाद धीरे-धीरे पूरे जो भारत है उसके ऊपर इन लोगों का अधिकार हो गया। लेकिन ये थी एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके भी जैसे ब्रिटेन के अंदर क्या थे, शेयर होल्डर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में बहुत सारे युद्ध कर रही थी। तो ये कंपनी चल रही थी एक्चुअल में घाटे में, और वहाँ पर वो क्या दिखाते थे, अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें हेर-फेर करके उसमें प्रॉफिट दिखाते थे, और यहाँ तक कि डिविडेंड भी देते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, वो अपना पर्सनल व्यापार करके बहुत सारा पैसा कमाया करते थे। तो उसके बाद सिचुएशन ये आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर लोन के लिए आवेदन किया और कहा कि भई लोन चाहिए। तो उस समय ये बात ब्रिटेन में फैली कि भई आप तो इतनी बड़ी कंपनी, इतने प्रॉफिट में चल रहे हो, तो आप लोगों को लोन की क्या ज़रूरत है? तो जब जाँच करवाई गई तब पता चला कि भई कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है। तो उसके बाद जो ब्रिटेन के जो लोग थे, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भई जो इस कंपनी में इसके जो शेयर होल्डर हैं, ये हमारा दायित्व बनता है कि भई इनके अधिकारों की भी रक्षा की जाए। इसलिए जो ब्रिटेन की जो संसद हम कह सकते हैं, उन्होंने एक कानून पास किया भई इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो उसे कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भई अब जो कंपनी होगी वो काम तो भारत के अंदर करेगी, लेकिन उसके ऊपर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। अब ये अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अब इसका जो इंडिया के अंदर जो कुछ ये कर रही है, जो कुछ यहाँ पर बिज़नेस, जो इसकी जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, सबका हिसाब-किताब इसको किसको देना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब क्या करेगी? टाइम टू टाइम अब रूल बनाकर इस जो कंपनी है, इसके ऊपर क्या करेगी? रिस्ट्रिक्शन करेगी। भई इस अब ये जो कंपनी है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो बनाए गए रूल हैं, उनके हिसाब से काम करेगी। तो 1773 में पहला एक्ट आया, और उसके बाद जब भी इन्हें ज़रूरत होती थी, तो जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, वो अपने रूल पास किया करती थी। तो जो रूल थे उनको बोलते थे भई चार्टर, जैसे 1793। और उसके बाद जब आता है 1813 का टाइम, तो 1813 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया मतलब कानून कह सकते हैं हम इसको, या एक नया फरमान जो कंपनी के लिए कह सकते हैं, तो उसे कहा जाता है भाई 1813 का चार्टर एक्ट। इसी तरीके से इसके बाद 1833 में आएगा। ये जनरली 20-20 साल के बाद सुधार करते थे कि भाई देखते थे कि कौन-कौन सी कमियां हैं, उसके हिसाब से 20-20 साल के बाद, जैसे 1833, उसके बाद 1853 में आएगा ये 1813 का। इससे पहले था वो था 1793, उससे पहले 1773। बीच में अगर कोई ज़रूरत होती तो कोई छोटा-मोटा उसके अंदर वो मॉडिफ़िकेशन किया करते थे। तो यहाँ से जो है हमारी जो कहानी शुरू होती है, भई ये एक बैकग्राउंड जो भूमिका थी चीज़ों को समझने के लिए कि भई एक्चुअल में कहानी क्या है। तो 1813 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया, इसके अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि भई ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल क्या करेगी, जो भारत की जो एजुकेशन है वहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी। तो इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हर साल जो भारतीय लोग हैं इनको शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए क्या किए जाएँगे, खर्च किए जाएँगे। दूसरा, इस जो चार्टर के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया था कि भई जो ईसाई मिशनरी हैं, जो ईसाई मिशनरी हम कह सकते हैं कि भई अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने वाले लोग, वो भारत में आ सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अभी देखो धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए जो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है भई, एक तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और दूसरा इन लोगों के पास उस टाइम थी मेडिकल सर्विसेज़।
तो इन दोनों चीज़ों से ये लोगों को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, भाई ये हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, चलो ये मतलब बाद की अलग चीज़ें हैं। एक बार समझने के लिए मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट 2 प्रोविज़न थे, जो 1 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च करने हैं और दूसरा ईसाई मिशनरीज़ अपना प्रचार-प्रसार में लग गए। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भई वो अपने प्रशासनिक कार्यों में लगी रही। ये एक्ट पास तो हो गया, लेकिन ये प्रैक्टिकली मतलब लागू नहीं हो पाया। जैसे कोई कानून या कोई भी मतलब प्रोविज़न पास कर देते हैं कि भई ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो उसके और भाग लागू हो जाएँ और ये भई करेंगे, 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 इस तरीके से चलता रहा। इसके बाद 1823 के अंदर जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, 1823 में 2 इम्पोर्टेंट जो कमेटी हम कह सकते हैं उनकी रिपोर्ट थी। एक तो थी भई एल्फिंस्टन रिपोर्ट, एक थी जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इसे हम कह सकते हैं लोक शिक्षा समिति। और ये एक गवर्नर था भई, जिसका नाम था एल्फिंस्टन, और इसी के नाम पर इसको एल्फिंस्टन रिपोर्ट या फिर एल्फिंस्टन मिंट कहा जाता है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट घटनाएँ थी। और इसका ये मतलब नहीं है कि भई 1813 के बाद इंडिया में एजुकेशन थी नहीं। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन थी, उसमें क्या चल रहा था कि जैसे जो ईसाई मिशनरीज़ थे, वो अपने-अपने स्कूल खोल के अपने-अपने तरीके से पढ़ा रहे थे। कुछ समाज सुधारक थे, उन्होंने अपने कॉलेज खोले, लेकिन कोई रेगुलेशन, कोई रेगुलेटिंग बॉडी, कोई डिफाइंड सिलेबस, ये सारी चीज़ें नहीं थी। वो अपने-अपने हिसाब से उन चीज़ों को क्या कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भई, जो ये 1923 के अंदर एक 1813 के अंदर इन्हें कहा गया था कि भई, ये 1813 है भई, सॉरी, 1823, 1813 के अंदर इनको कहा गया था कि भई एजुकेशन पर 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो फिर लोगों ने पूछा कि भई साहब, वो 1 लाख रुपए खर्च करने वाली बात, बोले हाँ, हाँ करेंगे। तो 1823 में फिर जब लोगों का दबाव हुआ तो एक कमेटी बनाई गई कि भई तुम बताओ कि एजुकेशन का क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कौन-सा मीडियम होना चाहिए, किन लोगों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो इसके अंदर जो जनरली था, इसके अंदर 10 मेंबर थे, और 10 मेंबर थे तो उनमें क्या हुआ कि जो 10 के 10 मेंबर थे वो 5-5 में डिवाइड हो गए। 5 लोग तो कह रहे थे कि भई जो एजुकेशन है, वो अब जो देनी चाहिए एजुकेशन, वो देनी चाहिए जो यूरोप में चल रही है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, और यूरोप के अंदर जो साइंस का सिलेबस है, जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं, वो इनको पढ़ाई जानी चाहिए। और 5 मेंबर थे, वो कह रहे थे भई क्यों, वो क्यों पढ़ाई जानी चाहिए? इनका जो ज्ञान है, इनका खुद की जो चीज़ें हैं, वेद, पुराण, जो इनका जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था, इनके लोगों को वही एजुकेशन सिस्टम और इन्हीं की भाषा में दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से इनमें एक विवाद हो गया, और ये 5-5 एक तरफ, 5 लोग कह रहे थे कि ये होना चाहिए, 5 लोग कह रहे थे ये होना चाहिए। तो ये था भई इस जो जनरल कमेटी थी, इसके अंदर जो चीज़ें हुई थी, ये किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए। और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट एल्फिंस्टन रिपोर्ट, इससे क्वेश्चन आते हैं भई। एल्फिंस्टन मिंट कह सकते हो इसको, या एल्फिंस्टन रिपोर्ट कह सकते हो। ये 1823 के अंदर इसने कौन-कौन सी रिकमेंडेशन दी थी, इसके अंदर क्या था इस रिपोर्ट में? इसने कहा था कि भई एक तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हर स्कूल के अंदर क्या होने चाहिए? सुपरवाइज़र होने चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की इसने बात की थी।
टीचर्स की इसने क्या की थी, ट्रेनिंग की बात की थी। उसके बाद इसने भाई इंग्लिश मीडियम की बात की थी और जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम के है उसकी बात की थी, और इसने कहा था कि भाई प्राइमरी और जो सेकेंडरी लेवल पर है वो स्कूल खोले जाएं। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर स्कूल खोल के इंग्लिश को जो क्या करना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इसी रिपोर्ट के आधार पर एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। 1934 के अंदर। और इससे अगले साल एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में बना। और 1935 में ही क्या बना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। ये भाई बाद में जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वुड डिस्पैच के बाद। तो उससे जुड़ा हुआ आज तक भी ये सबसे पुराना कॉलेज है भाई, एल्फिंस्टन जो कॉलेज है। तो हमने जो डिस्कस किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1813 के जो चार्टर एक्ट के अंदर एक प्रोविजन किया गया कि भाई एजुकेशन के ऊपर हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद 10 साल तक इस चीज़ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद दो रिपोर्टें, जो दो कमेटी आई थी, एल्फिंस्टन रिपोर्ट और जो दूसरी थी हमारी जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, लोक शिक्षा समिति। तो जो जनरल कमेटी थी उसका तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसमें 10 मेंबर की एक वो कमेटी थी, उसमें वो 5-5 लोगों में डिवाइड हो गए। 5 लोग कह रहे थे कि भाई एजुकेशन का जो कौन सा होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, और यूरोपीय जो ज्ञान विज्ञान है, यूरोपियन जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाना चाहिए। 5 लोग कह रहे थे कि भाई नहीं, जो इन्हीं की जो एजुकेशन है जो पुराने टाइम की है वही इन लोगों को दी जानी चाहिए। इसके बाद एल्फिंस्टन क्या था, एक गवर्नर था, और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाई प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होने चाहिए, स्कूल के अंदर स्कूल सुपरवाइजर होने चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जानी चाहिए। और एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट 1934 में स्थापित किया गया, और उसके बाद 1935 में एल्फिंस्टन कॉलेज और जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किए गए। तो ये थी भाई जो हमारी एल्फिंस्टन रिपोर्ट। अब इसके बाद 1833 के अंदर आता है हमारा नया चार्टर। और यहाँ से एक नया जो टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा हमारे, मेकाले मिनट, और जो मेकाले रिपोर्ट भी हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या था, मेकाले रिपोर्ट के अंदर, इसके अंदर जो लॉर्ड मैकॉले थे, 1833 के चार्टर एक्ट में प्रोविजन किया था कि एक लीगल मेंबर, जो लीगल मेंबर का मतलब है कि जो कानून बनाने के लिए जो राय दी जाएगी वो एक जो गवर्नर जो होगा उसकी हेल्प के लिए एक मेंबर होगा। तो उसके रूप में जो लॉर्ड मैकॉले आए थे, तो उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो जब उन्होंने कहा कि भाई मैकाले को कि भाई एक ये जो सिस्टम चला आ रहा है, 1813 के जो चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई थी, भाई उस चीज़ का अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ, 20 साल हो गए। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो करो। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए मैकाले ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी भाई, जिसे मैकाले मिनट कहते हैं या मैकाले रिपोर्ट कहते हैं। तो क्या था भाई मैकाले की रिपोर्ट में, मैकाले ने जब पूछा कि भाई समस्या क्या है, बोले जी ये 10 लोगों की कमेटी है, 5-5 लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो उन्होंने जो बताया कि भाई देखो,
जो ऑब्जेक्शन है वो कितनी चीज़ों पर है? 3 चीज़ों पर कि भाई शिक्षा का माध्यम कौन-सा होना चाहिए? ठीक है, सिलेबस कौन-सा होना चाहिए? कौन-सी शिक्षा दी जाए? और तीसरा, किन लोगों को दी जाए? ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में सारे पब्लिक को तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, तो इस 1 लाख रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा कैसा उपयोग किया जाए? तो जो मेकाले था, उसने अपने हिसाब से ये रिकमेंडेशन दी थी भई जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फ़ायदा हो, 1 लाख रुपए खर्च भी हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लिए कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं। तो मेघालय ने कहा कि भई जो मीडियम होगा वो पूछने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम कौन-सा होगा? इंग्लिश। बोले सिलेबस कौन-सा होना चाहिए? कौन-सी शिक्षा दी जानी चाहिए? बोले यूरोपियन। और तीसरा इससे पूछा गया भई किन लोगों को? तो इसने कहा कि भई इलाइट पीपल, यानी कि जो अपर क्लास है उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो अब इससे पूछा गया कि भई आपने जो अपनी रिपोर्ट बताई है कि भई इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन हो, जो यूरोपियन जो सिलेबस है, जो साइंस और जो मतलब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उन चीज़ों की नॉलेज दी जाए और जो अपर क्लास है, उन लोगों को ही एक बार एजुकेशन दी जाए। तो इसने अपने रीज़न में बताया कि भई इससे क्या होगा, एक तो जो कंपनी को बेनिफिट होगा और अपने कंपनी में काम करने के लिए यहीं से इंग्लिश मीडियम के लोग तैयार होंगे, तो हमें बाहर से स्टाफ लाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये हमारे कल्चर को फैलाएँगे, तो इससे हमारे कल्चर का प्रचार-प्रसार होगा और हमारा जो हमें एक समर्थक वर्ग मिलेगा कि जो हमें सपोर्ट करेगा। और मेकाले ने कहा था कि भई एक दिन तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा, लेकिन जिस दिन आज़ाद होगा तो ये सिर्फ़ रंग रूप से ही इंडियन होंगे, बाकी ये टोटली क्या होंगे, अंग्रेज़ होंगे। तो ये था भई मेकाले का एजुकेशन सिस्टम। अब इससे पूछा गया कि सिर्फ़ इलाइट क्लास को ही एजुकेशन क्यों दी जाए? तो इसने कहा कि भई 1 लाख रुपए में सारे लोगों को नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, जो अपर क्लास है उसको एजुकेशन दी जाएगी और अपर क्लास के पास जब एजुकेशन जाएगी तो वो छन-छन करके आ जाएगी, जो नीचे के लोगों के पास आ जाएगी। जैसे कि मतलब अगर वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, तो अपर क्लास लोग जब सीखेंगे डोर, किचन, तो वो इन शब्दों को यूज़ करेंगे, तो वहाँ काम करने वाले लोग ऑटोमैटिक ही मतलब उन शब्दों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो जो एजुकेशन है वो क्या आएगी, अपर क्लास से छन-छन के किसके पास चली जाएगी, लोअर क्लास के पास। और इसी थ्योरी को कहा गया भई ट्रिकल डाउन थ्योरी। इसे कहा जाता है ट्रिकल डाउन थ्योरी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये था मैकाले का टपकन सिद्धांत है। मैकाले का फिल्ट्रेशन थ्योरी, या इसे हम कह सकते हैं कि निस्यंदन सिद्धांत है। हिंदी में अलग-अलग इसके मीनिंग निकलते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मज़े हैं यहाँ पर, ट्रिकल डाउन थ्योरी आप लोग याद कर सकते हैं। तो मैकाले में रिपोर्ट के अंदर क्या था भई, एजुकेशन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, सिलेबस नो डाउट कौन-सा यूज़ किया जाएगा, जो मॉडर्न एजुकेशन जो यूरोप के अंदर चल रहा है, साइंस, जियोग्राफी, जो इन सब्जेक्ट की नॉलेज, और जो एजुकेशन दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, इलाइट पीपल को। और इलाइट पीपल को जब एजुकेशन दी जाएगी तो वो छन-छन के अपने आप ही वो जब वर्ड यूज़ करेंगे तो वो किसके पास चली जाएगी, लोअर क्लास के पास चली जाएगी। इसी जो थ्योरी को क्या कहा गया, ट्रिकल डाउन थ्योरी, टपकन सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं भई 1833 के बाद, हमने बात की थी 20 साल के बाद सुधार हो रहे थे, तो 1853 के अंदर, तो 1853 के बाद 1854 के अंदर इनमें सुधार करने के लिए जो कमेटी हम कह सकते हैं, रिपोर्ट कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं भाई वुड डिस्पैच। क्योंकि इसका जो इसको बनाने वाला था, ये रिकमेंडेशन देने वाला था, वो कौन था? चार्ल्स वुड।
इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच। तो इसके अंदर कहा गया भाई क्या क्या कमियां हैं, बोले भाई बोले ये क्या सिस्टम है, बोले भाई अपर क्लास के लोगों को पढ़ाओ, वो छन छन के शिक्षा नीचे आ जाएगी, अभी तक तो शिक्षा नीचे आई नहीं। तो बोला भाई ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है, इसको फिल्ट्रेशन सिद्धांत को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो बोले ये इंग्लिश मीडियम बच्चों को ना तो आज समझ में आए जी, ना कल समझ में आए। तो बोले ठीक है, इस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो 1833 के जो चार्टर में कमियां थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया, और कुछ बहुत सारी नई इसमें अच्छी चीजें थी। तो इसमें क्या क्या था, इसमें था भाई इंग्लिश जो, बोले एजुकेशन का जो मीडियम होगा उस पर बात हुई। तो जो मीडियम होगा वो होगा प्राइमरी लेवल पर, बोली जो इनकी मातृभाषा है भाई, मदर लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं मदर टंग लैंग्वेज, ठीक है। जो सेकेंडरी बेटा हम कह सकते हैं कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल, उस पर जो एजुकेशन का जो माध्यम होगा भाई वो दोनों पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी और जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा होगी वो भी। लेकिन जो तीसरा लेवल होगा जो हायर एजुकेशन है, उसमें जो सिर्फ मीडियम क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। ठीक है, बोले ठीक है सर। बोले ये जो दोनों भाषाओं के लिए तालमेल कैसे बिठाएंगे, बोले हर जिले में क्या खोले जाएंगे, एंग्लो वर्ना एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल स्थापित किए जाएंगे। वर्नाकुलर का मतलब ही क्या होता है, देसी। तो मतलब जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, और एंग्लो से हम क्या समझेंगे, इंग्लिश, या जो ब्रिटिश लोगों के लिए यूज किया जाता है। बोले ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो पहला क्या किया गया कि प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन हम जो उसकी मदर टंग लैंग्वेज में, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दोनों इंग्लिश भी बच्चा सीखनी शुरू कर देगा, और जो ये अपनी जो भाषा है वो भी। लेकिन हायर एजुकेशन पर वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। ये कुछ कुछ भाई आज भी मतलब यही एजुकेशन सिस्टम चला रहा है, कुछ समय पहले तक। आप लोग अपने घर में पूछोगे तो उस टाइम क्या था कि भाई छठी क्लास से इंग्लिश की बुक लगनी स्टार्ट होती थी, ठीक है। तो पहली से पांचवी तक जो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ते थे, छठी में इंग्लिश का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता था। हालांकि अब तो चीज़ें चेंज हो रही है टाइम के साथ, लेकिन ऐसे लोग मिल जाएंगे भाई जिन्होंने पहली बार जो इंग्लिश है वो सिक्स्थ क्लास में अपनी पढ़ी थी। अब इसके बाद हायर एजुकेशन में हम आज भी देख रहे हैं बहुत सारी जो स्ट्रीम है, बीटेक वगैरह या एमएससीज वगैरह, एमबीए वगैरह, वो आज भी इंग्लिश के अंदर ही होती है, वो किसी और लैंग्वेज में है ही नहीं। तो ये कुछ कुछ जो वुड की जो रिपोर्ट थी उसके बाद का ही ये एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई उस टाइम क्या थे, जैसे आज हमारे जो अलग अलग कई राज्य बना रखे हैं, उस टाइम जो ब्रिटिश भारत के अंदर 5 प्रांत थे। और इन 500 प्रांतों में क्या होगा, एक ऑफिसर होगा जो डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करेगा, गवर्नर जनरल को। बोले ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, इससे एजुकेशन में क्या होगा, सुधार होगा। इसके बाद बोले जी एजुकेशन पढ़ लिख के काम तो नहीं मिलता। बोले काम नहीं मिलता, बोले वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए जाएंगे। ये कुछ कुछ ऐसा भी मतलब जहाँ रोजगार से रिलेटेड एजुकेशन हो, कि बच्चा पढ़े भी, और करने के बाद जैसे हम ये समझ सकते हैं आज के टाइम में आईटीआई पॉलिटेक्निकल स्टाइल का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद इसके बाद बोले भाई वुमेन एजुकेशन पर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो बोले महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। वुमेन एजुकेशन या फिर महिलाओं की जो शिक्षा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए जाएंगे, प्रयास किए जाएंगे।
ठीक है। और बोले जी सिलेबस, बोले सिलेबस तो यही रहेगा भाई, ठीक है, साइंस वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो ये था भाई वुड डिस्पैच की जो रिपोर्ट थी उसमें। और इसके बाद इसके अंदर जो अब तक जो कमियां थी उनमें बहुत सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश की गई भाई, इसलिए इसके अंदर कहा गया इसमें वो तमाम चीज़ें थी जिस चीज़ों की उन टाइम के हिसाब से ज़रूरत थी। इसलिए जो वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो वो कौन सा था, कौन सी रिपोर्ट थी, वुड डिस्पैच, वुड रिपोर्ट हम कह सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी कि भाई जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन है वो किस में होगी, मदर टंग में। सेकेंडरी लेवल पर जो एजुकेशन होगी वो दोनों भाषाओं में। और जो हायर एजुकेशन पर होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। बोले दोनों कैसे, भाई इंग्लिश और जो देसी भाषा है इसका तालमेल बिठाने के लिए क्या किया जाए, तो बोला हर जिले के अंदर क्या खोले जाएंगे, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल। बोले एजुकेशन पढ़ने के बाद नौकरी मिलनी चाहिए, तो बोले वोकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ट्रेनिंग वो इंस्टीट्यूट। महिलाओं की एजुकेशन के लिए क्या किया गया, महिलाओं की एजुकेशन के लिए जो शिक्षा के प्रचार प्रसार में के लिए काम किया जाएगा। और हर जो प्रांत है उसके अंदर एक कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। वो कमिश्नर क्या करेगा, डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको, गवर्नर जनरल को। इसलिए इसके अंदर वो तमाम बातें होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब अगली क्लास में हम भाई बात करेंगे जो 1857 में जो यूनिवर्सिटियां बनी और उसके बाद जो अगले कमीशन आए, हंटर कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, और उन सब चीज़ों के बारे में बात हम किस में करेंगे अब, नेक्स्ट क्लास के अंदर।